हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स लेकर चल रहे थे इस चैप्टर के। आज के सेशन में एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे सभी क्वेश्चंस को, क्योंकि आज के सेशन में हम बस यही इतने ही क्वेश्चंस इसके देखेंगे इस चैप्टर के। फिर जब भी आपका रिवीजन चलेगा तब हम और क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन था गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। कुछ प्रेडिक्शन दिए गए हैं, उनके लिए आपको रीजन यानी कि कारण बताना है। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. Okay, गरम खाने की गंध जो होती है या सुगंध जो होती है वो दूर तक, कई मीटर दूर तक आप तक पहुंच जाती है, जबकि ठंडे खाने की महक लेने के लिए या गंध पता करने के लिए आपको उसके नजदीक जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो आपको पता है जब हम गरम खाने की बात कर रहे हैं उससे निकलने वाली जो गैस होगी वो भी गर्म होगी, और क्योंकि गर्म है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, तो पार्टिकल दूर तक आपका मूव कर सकते हैं। ठीक है ना? जबकि हम ठंडे खाने की बात करें तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी आपका कम है। ठीक है ना? So the smell of hot sizzling food reaches several meters away, as the particles of hot food have more kinetic energy, and hence the rate of diffusion is more than the particle of cold. ओके, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली गैस की कणों की गति बढ़ जाती है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, तथा ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण तेजी से होता है, अर्थात गर्म गैसों का विसरण ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेजी से होता है। ये इससे निष्कर्ष भी निकलता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है ना? पदार्थ के जो कण हैं उन कणों की क्या क्या विशेषताएं हैं ये आपको बतानी है। तो 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखी थी। एक, पदार्थ के कण जो है वो बहुत ही छोटे हैं। दूसरा आपने क्या बोला कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा आपने बोला इनके बीच में स्थान होता है। और चौथा आपने बोला पदार्थ के जो कण होते हैं वो लगातार गति में होते हैं, यानी मूव करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। ओके, so particle have intermolecular space, particles have intermolecular force, particles of matter are moving continuously, and particles of matter are very small in size. ये भी आप लिख सकते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान है, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कण निरंतर गतिशील होते हैं, और कण बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है ना? द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। किसी प्रति इकाई आयतन में जितना द्रव्यमान उपस्थित होता है वो उसका घनत्व होता है, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ पदार्थ दिए गए हैं, इनको डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका रहेगा एयर, इसका डेंसिटी इन सभी में सबसे कम है। उससे अधिक होगा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, उनसे अधिक होगा कॉटन का, कॉटन से अधिक वाटर, वाटर से अधिक हनी, हनी से अधिक चौक, और चौक से अधिक आयन का होगा क्या? डेंसिटी, यानी कि घनत्व, जो कि क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। ओके, तो वायु, चिमनी का धुआं, रुई, जल, शहद, चौक, लोहा, ये इसका क्रम होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की अवस्थाओं के मध्य आपको अंतर स्थापित करना, एक सारणी के रूप में आपको वो अंतर लिखने हैं। तो क्या क्या अंतर होंगे? 3 आपकी अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों को आपने इस तरह से लिख लिया है। एक साइड आपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, क्या क्या विशेषताएं हैं। शेप की बात करेंगे तो आकार कैसा है आपका? ठोस का केवल आकार फिक्स होता है, बाकी दोनों का फिक्स नहीं होता है। और वॉल्यूम, आयतन आपका सॉलिड और लिक्विड दोनों का फिक्स होगा, लेकिन गैस का फिक्स नहीं होगा। रिजिड, जो सॉलिड्स होते हैं वही रिजिड होंगे, बाकी लिक्विड और गैस आपका रिजिड नहीं होंगे। फ्लूइडिटी, ठोसों में फ्लूइडिटी नहीं है, बाकी दोनों में फ्लूइडिटी यानी फ्लो करने की प्रॉपर्टी है, बहने का गुण है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपका मैक्सिमम होता है सॉलिड्स में, और धीरे धीरे कम होता जाता है। लिक्विड में कम है और गैसेस में और कम है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करेंगे तो स्पेस सबसे कम ठोसों में है, द्रव में उससे अधिक है, और गैसों में सबसे अधिक है। देन कंप्रेसिबिलिटी तो नेग्लिजिबल होती है लिक्विड की। इम्पॉसिबल टू कंप्रेस आप लिक्विड के केस में बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको कंप्रेसिबल भी बताया जाता है, क्योंकि उसके कण थोड़ा दूर दूर चले गए हैं तो आप उनको पास ला सकते हैं। हाईली कंप्रेसिबल होती हैं आपकी गैसें। ओके,
तो इस तरह से आप लोगों ने अंतर इनमें समझा था। देन नेक्स्ट आपका कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, इन पदों के बारे में आपने टिप्पणी लिखनी थी। क्या क्या है? रिजिडिटी है, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। ठीक है ना, इन सभी के बारे में क्या क्या आपको आता है वो आप लिखेंगे। तो रिजिडिटी क्या है? कोई भी पदार्थ को बल लगा रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, लेकिन वो अपना जो उसका शेप है उसको मेंटेन रखता है, वैसा ही शेप रखने का प्रयास करता है, इसको रिजिडिटी कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी क्या है? जब आप पदार्थ को प्रेशराइज कर रहे हो, दबाव बना रहे हो उस पर, तो वो अपना आकार चेंज कर रहा है, तो उसको कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है ना। फ्लूइडिटी क्या है? और जो द्रव है आपके या गैसें हैं, कोई भी पदार्थ है उसमें अगर बहने का गुण है तो फ्लूइडिटी आपको देखने को मिलेगी। फिलिंग अ गैस कंटेनर, कोई भी गैस जो होती है उसके पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं, आपको पता है बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, इधर उधर भागते रहते हैं, तो किसी भी गैस कंटेनर को वो इजीली फिल करते हैं। शेप की बात करेंगे तो ठोसों का आकार जो है वो निश्चित है, लेकिन गैस और आपका द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी, गति के लिए जो ऊर्जा है किसी भी पदार्थ में, वही गतिज ऊर्जा है। डेंसिटी की बात करेंगे, घनत्व, तो घनत्व क्या है? आपका प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जो भी द्रव्यमान है उसको आपने घनत्व कहा था। ठीक है ना। तो किस प्रकार से आप लोग लिखेंगे? जैसे आपने रिजिडिटी पर लिखा, द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिटेन और मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड force, and compressibility, the matter has intermolecular space, the external force applied on the matter can bring these particles closer. This property is called compressibility. Gases and liquid are compressible, or we can say gases are highly compressible. Okay. निम्नलिखित गुणों पर टिप्पणी। दृढ़ता क्या है? पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की क्षमता रखता है, आप बोल सकते हैं दृढ़ता कहलाता है। ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए ये कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं, यानी कि दृढ़ होते हैं। द्रव और गैसें दृढ़ नहीं होते हैं। चूंकि हम इसको पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए अभी हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं इसको। संपीडिता क्या है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, बाह्य दबाव के कारण ये कण समीप आ जाते हैं, पदार्थ के इस गुण को संपीडिता कहते हैं। द्रव तथा गैस क्या है? संपीडनीय है, गैसें बहुत अधिक संपीडित की जा सकती हैं। ठोसों की संपीडिता नगण्य होती है, इसलिए इसका आकार और आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। इस गुण के कारण अत्यधिक आयतन की भी इनको क्या नहीं होती, गैसों का इनका आयतन जो होता है वो कम होता है, और गैसों का आयतन आपका अधिक होता है। लेकिन उनको आप क्या कर सकते हैं? किसी संपीडिता के कारण छोटे आयतन वाले किसी बर्तन में संपीडित करके रख सकते हैं। फ्लूइडिटी क्या है? पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति जो होती है उसको तरलता कहा जाता है। द्रव तथा गैसें बहती हैं, इसलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। ठोस बिल्कुल नहीं बहते, और गैसें जो होती हैं वो सभी दिशाओं में आपका बह सकती हैं। गैसों की तरलता जो है वो द्रवों से अधिक है, क्योंकि इनमें कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है, तथा आकर्षण बल कैसा होता है? कम होता है। फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर, एक बर्तन को गैस से भरना। Gases have particles which vibrate randomly in all the directions. The gas can fill the container. Okay, क्या कहा जा रहा है? गैस की कण जो होते हैं वो रेंडमली आपका वाइब्रेट करते रहते हैं, इधर उधर कंपन करते रहते हैं, और जिसकी वजह से वो किसी भी कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर देते हैं। ओके, चलिए शेप की बात करेंगे। सॉलिड हैव मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड डेफिनेट शेप, whereas liquids and gases take the shape of container. ओके, आकार क्या है? ठोस पदार्थों में अधिकतम अंतराणविक बल होता है, इसलिए इनका आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव तथा गैस उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिनमें उन्हें रखा जाता है, इनका आकार निश्चित नहीं होता। इनका यानी कि द्रव का और गैस का आपका आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है ना। Kinetic energy, the energy possessed by particle due to their motion is called kinetic energy. Molecules of gases vibrate randomly as they have maximum kinetic energy. पदार्थ के कणों की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। गैसों में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलती हैं तथा कण तेजी से कंपन भी करते हैं। द्रव में गैसों से कम तथा ठोस में न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है। डेंसिटी, इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। द सॉलिड हैव हाईएस्ट डेंसिटी। किसी पदार्थ का घनत्व क्या है? प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो घनत्व बराबर क्या है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये आपका घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में अगर हम देखेंगे तो अधिकतम घनत्व ठोसों का है, द्रवों का उनसे कम है, और गैसों का क्या है? न्यूनतम है घनत्व। ओके,
तो आप बोल सकते हैं घटता हुआ क्रम है ये घनत्व का, ये सबसे ज्यादा, ये फिर कम, ये कम। ओके, चलिए नेक्स्ट है गिव रीजन, आपको कारण बताने हैं। गैस विल कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट, गैस जो होती है वो किसी बर्तन को पूर्ण रूप से भर देती है जिसमें वो रखे जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये पहले भी आया है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, आकर्षण बल कणों के मध्य कम है, इस वजह से क्या हो रहा है, वो पूरे कंटेनर को फिल कर रहे हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू विच दे कीप मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस एंड हेंस फिल द वेसल completely in which they are kept. ओके, गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक या सर्वाधिक होती है तथा इनके बीच आकर्षण बल नगण्य होने के कारण ये सभी दिशाओं में तीव्र गति से विचरण कर सकती हैं लिखेंगे यहाँ पे, तथा जिस बर्तन में रखी जाती है उसे पूरी तरह से भर देती है। ओके, बी है आपका, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, गैस जो होती है कोई, वो जिस कंटेनर में रखी जाती है उस कंटेनर की वॉल को हिट करती है या एक प्रेशर एग्जर्ट करती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना, आपको कारण बताना है। ठीक, क्या होता है, अब वहां पर आपके जो पार्टिकल हैं, एक तो वो रैंडम मोशन में वाइब्रेट कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त वो कहीं भी आपका घूम रहे हैं, तो वो वॉल्स को क्या करते हैं, हिट करते हैं, फोर्स लगाएंगे। तो प्रति इकाई आयत क्षेत्रफल में आपका जितना बल लग रहा है वही दबाव है आपका, ठीक है ना। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और तीव्र होती है, इस कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है, ठीक है ना। सी है आपका, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, एक लकड़ी की मेज को ठोस कहा जा सकता है। क्यों कह सकते हैं आप उसे कि वो ठोस है? क्योंकि उसका एक निश्चित आकार है, निश्चित आयतन है, उसमें रिजिडिटी है यानी दृढ़ता है, कंप्रेसिबिलिटी नगण्य है उसकी, आप कहें संपीडिता नगण्य है उसकी। इसके अतिरिक्त आप फ्लूडिटी की प्रॉपर्टी उसमें देखने को नहीं मिल रही है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है। तो ये सारी प्रॉपर्टी क्योंकि आपको सॉलिड में देखने को मिलती है, तो ये आप जो वुडन टेबल है उसको आप सॉलिड कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, वी कैन इजीली मूव अवर हैंड इन एयर, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट, हम वायु में अपने हाथ को आसानी से मूव कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वायु गैसियस स्टेट है, गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स बहुत वीक होगा, इसके अतिरिक्त स्पेस बहुत ज्यादा है पार्टिकल्स के बीच में, तो आप इजीली हैंड को मूव कर पा रहे हैं। जब आप ब्लॉक, किसी लकड़ी के ब्लॉक में हाथ रख रहे हैं तो आपका हाथ आर पार नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन का फोर्स सॉलिड स्टेट में मैक्सिमम है, और इसके अतिरिक्त आपने क्या बोला, वहां पर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो भी बहुत कम है, तो आपका हाथ आर पार नहीं जा रहा है, आपको बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स वहां पर लगाना होगा जिससे आपका हाथ आर पार जा सके। ओके, चलिए, liquids generally have lower density as compared to solids, but you must have observed that ice floats on water. Find out why. Okay, क्या कहा जा रहा है, द्रवों की का जो घनत्व होता है वो ठोसों की अपेक्षा कम होता है, ये आप जानते हैं, लेकिन और आप ये भी जानते हैं कि अगर जिसका घनत्व कम है वो चीज तैरती है, किसमें तैर रही है, जिससे उसका घनत्व कम है ना, जिस द्रव से उस पदार्थ का घनत्व कम है तो वो तैरने लगेगी, यानी द्रव का घनत्व अधिक है। अब हम जल को और बर्फ को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या बोला, लिक्विड स्टेट में घनत्व आपका कम है, तो अगर जल का घनत्व कम है तो बर्फ को तैरना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि जब हम बर्फ की बात करें तो बर्फ किससे बन रहा है, पानी से ही बन रहा है। पानी से जब बर्फ आपकी बनती है तो बर्फ में कुछ रिक्त स्थान रहते हैं जिनको आप केज लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। वो केज लाइक स्ट्रक्चर बनने से बर्फ का आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व कम हो जाएगा, तो जल की अपेक्षा बर्फ का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए वो क्या करने लगती है, फ्लोट करने लगती है, तैरने लगती है। अगर उसका घनत्व अधिक होता है तो वो डूब जाती है, समझ रहे हैं। जिस पदार्थ का घनत्व जल से अधिक होगा तो वो जल में डूब जाएगी, जिस पदार्थ का घनत्व जल से कम होगा वो जल में तैरने लगेगी, बस ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, तो जब भी अवस्था बदलती है, अवस्था परिवर्तन के दौरान क्या होता है, वहां पर टेम्परेचर स्थिर हो जाता है, तापमान स्थिर हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जितना आप हीट दे रहे हैं ना, अभी वो सारा किस में जा रहा है, आपका फेज चेंज में। जब भी अट्रैक्शन का फोर्स टूटेगा उस फोर्स को तोड़ने के लिए जा रहा है। पहले सारा हीट किस में जा रहा था, टेम्परेचर चेंज करने में जा रहा था,
ओके, तो इस तरह से वो लेटेंट हीट में आपका कन्वर्ट हो रहा है, तो इसीलिए आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो गुप्त ऊष्मा आपने पढ़ी, गलन की पढ़ी, वाष्पन की पढ़ी, ये आपको ध्यान रखना है। व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे? तो ये वाष्पीकरण पर काम कर रहा है। कूलर में बाहर की सतह पर पानी का छिड़काव होता है और वो पानी अपने आसपास की हवा से, ठीक है ना, क्योंकि ऊष्म गर्मी गर्मी है वहां पर, तो वो गर्म हवा से ऊष्मा को लेगा और वाष्पीकृत होगा वो पानी, है ना। तो इस दौरान क्योंकि उसने हवा जितनी शुष्क थी, गर्म थे, उससे हीट ले ली है, तो हवा कैसी हो जाएगी? ठंडी। तो अभी जो कूलर हवा फेंकेगा वो कैसी होगी? ठंडी। तो इसीलिए गर्म दिनों में कूलर कैसा करता है? ठंडी हवा फेंकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट और मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर? मटके में या घड़े में जो पानी रखा रहता है वो गर्मियों में ठंडा कैसे हो जाता है? तो इसलिए हो जाता है क्योंकि जो घड़ा है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छिद्र से पानी रिसकर बाहर आता है। अब पानी को क्या करना है? वाष्पीकृत होना है। वाष्पीकृत होने के लिए वो मटके की सतह और जो मटके के अंदर पानी है वहां से ऊष्मा लेगा, वहां से ऊष्मा लेगा, तो उससे क्या होगा? मटके के अंदर का पानी ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना। बस इतना सा आपका, जहां पर भी शीतलता की बात कर रहे हैं, ठंडक की बात कर रहे हैं, तो सारा वाष्पीकरण में चल रहा है। व्हाई डज अवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट? अपनी हथेली पर हम जब पेट्रोल रखते हैं, एसीटोन रखते हैं या परफ्यूम रखते हैं, तो हमें ठंडक कैसे मिल रही है? क्योंकि जब हम अपनी हथेली पर वो सारे लिक्विड डाल रहे हैं तो वो आसानी से वाष्पीकृत हो रहे हैं, और वाष्पीकरण के लिए वो हथेली से हमारी ऊष्मा को ले रहे हैं, इससे हमारी हथेली पर कैसा ठंडक का अनुभव हो। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आपने देख लिए हैं, क्विकली हम रिवाइज कर रहे हैं इनको। व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप? एक कप की तुलना में हम एक प्लेट से जल्दी से चाय या गर्म दूध कैसे पी लेते हैं? तो जब भी हम कप की बात कर रहे हैं तो सरफेस एरिया कम है, जब हम प्लेट की बात करेंगे सरफेस एरिया बढ़ गया हमारा, ठीक है ना। सरफेस एरिया बढ़ गया, इवेपोरेशन रेट बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन आपने पढ़ा था ना, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है आपका सरफेस एरिया बढ़ने से, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया बढ़ा, वाष्पीकरण की दर बढ़ गई, वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी तो वो जल्दी ठंडा होगा, और जल्दी ठंडा होगा तो आप प्लेट से जल्दी से उसको पी सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वेयर इन समर? गर्मियों में हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए? तो किस प्रकार के पहनने चाहिए? हल्के कपड़े पहनने चाहिए, लाइट कलर के पहनने चाहिए, आप बोलेंगे हल्के रंग के पहनने चाहिए, इसके अलावा कॉटन के पहनने चाहिए, यानी कि सूती वस्त्र। सूती वस्त्र पहनने चाहिए हल्के रंग, ठीक है ना। गर्मियों में हमें हल्के रंग वाले सूती कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग क्या करेंगे? कपड़े ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते हैं, तथा सूती कपड़ों में छिद्र होता है जिससे वो स्वेट को क्या करेंगे? अब्जॉर्ब करेंगे, और वाष्पीकरण तेजी से होगा। वाष्पीकरण तेजी से होगा तो हमें गर्मी नहीं लगेगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। केल्विन स्केल में आपको टेम्परेचर दिया गया है और इसको आपने क्या करना है? सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो 293 केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए 273 आपने उससे माइनस कर लिया, तो आ गया 20 डिग्री सेल्सियस। 470 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 माइनस कर लिया, तो कितना आ गया आपका? 197 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आपका, इस टेम्परेचर को आपको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। डिग्री सेल्सियस में आपको दिया गया था, पहला है 25 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें आप 273 ऐड कर देंगे। दूसरा है 373, तो उसमें आप 273 ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से आपका डिग्री सेल्सियस से आपने डिग्री केल्विन में टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लिया। ओके, चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉइल। नेफ्थलीन बॉल जो होती हैं, कपूर की जो बॉल होती हैं, वो डिसअपियर हो जाती हैं, समय के साथ गायब हो जाती है। आपने देखा होगा कि कपड़ों में भी मौत वगैरह से बचाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? नेफ्थलीन बॉल्स डाली जाती हैं, और कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि वहां पर नेफ्थलीन बॉल नहीं रहती। विदाउट लिविंग एनी सॉलिड और लिक्विड, ठीक है ना, बिना किसी द्रव अवक्षेप या ठोस अवक्षेप को छोड़े हुए, यानी कि उसके पीछे कुछ नहीं रह जाता है, वो खत्म हो जाता है, आपको कुछ नहीं दिखता, गायब हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है इस ऑब्जर्वेशन के पीछे? तो आपने सब्लिमेशन एक प्रोसेस पढ़ा था, ठीक है ना, और वही यहाँ पर होता है। नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम
without leaving any solid, because naphthalene balls sublime any directly changes into vapor state without leaving any solid. Okay, क्या हो रहा है? आपने लिए सॉलिड बॉल्स ली कपूर की, ठीक है, आपने ये रख दी कहीं पर, कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएंगी? ऊर्ध्वपातिज हो जाएंगी। सबलाइम कह रहे हो? सबलाइम का मतलब ये सॉलिड था और सॉलिड से ये डायरेक्ट कहाँ चेंज हुआ? गैस में चेंज हुआ। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो गया, लिक्विड्स में चेंज नहीं हुआ। और जब लिक्विड में चेंज नहीं हुआ, डायरेक्ट गैस में चेंज हुआ, तो इसको आप सब्लिमेशन कहते हैं, यानी ऊर्ध्वपातन। तो यही यहाँ पर हो रहा है। ठोस जो है, आपको स्मेल तो आती है वहां कपूर की, लेकिन कपूर आपको दिखता नहीं, समझ रहे? तो वो ठोस क्या हुआ? जैसे उसको टेम्परेचर मिला, तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ने से वो सीधे गैसीय अवस्था में चला गया, जिसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है ना। तो नेफ्थलीन एक वाष्पशील ठोस है, ठीक है, वॉलेटाइल सॉलिड है, जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना ही गैस में बदल जाता है। यानी वो ठोस से बीच में लिक्विड स्टेट आती है ना, तो वो इसमें नहीं गया, वो सीधे ही आपका किस में चला गया? गैस में चला। ओके, जिसे ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। अतः कुछ समय बाद यह ठोस पदार्थ छोड़े बिना हवा में वाष्प बनकर क्या हो जाता है? उड़ जाता है। ओके, तो यही यहाँ पर, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। We can get the smell of perfume sitting several meters away। तो ये कुछ उसी तरह का है जैसे आपने किसमें देखा था कि गर्म खाने की गंध जो है वो दूर तक पहुंच रही है, लेकिन ठंडे खाने की नहीं पहुंच रही है। अगर हम परफ्यूम की बात करें तो परफ्यूम के जो स्मेल के पार्टिकल्स होंगे वो हवा के साथ क्या हो जाएंगे? डिफ्यूज हो जाएंगे, दूर तक पहुंच जाएंगे। तो इस वजह से क्या हो रहा है? दूर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसको भी परफ्यूम की स्मेल जा रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर परफ्यूम स्प्रे कर रही हूँ सपोज, तो मेरे से कुछ मीटर दूर कोई व्यक्ति खड़ा है, जरूरी नहीं है वो सामने है, ठीक है ना, वो आगे भी हो सकते हैं, पीछे कोई व्यक्ति है, लेफ्ट राइट कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में व्यक्ति है, तो सभी दिशाओं में उसकी स्मेल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है जो गैसेस होती हैं वो सभी डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, ठीक है। सो वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम sitting several meters away because perfume contains volatile solvent and diffuse faster and can reach people sitting several meters away, ठीक है ना। volatile substances उसमें होते हैं, वाष्पशील पदार्थ होते हैं, जो एकदम से आपको लिक्विड लगता है अंदर, लेकिन जैसे वो बाहर आते हैं वो क्या हो जाते हैं? वाष्पीकृत हो जाते हैं और उसके बाद विस्तृत होकर के दूर किसी बैठे व्यक्ति को वो पहुंच जाते हैं। इत्र एक वाष्पशील द्रव होता है जो तेजी से वाष्प में बदल जाता है तथा वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में तेजी से विस्तृत हो जाता है। यही कारण है कि इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी हमारे पास तक पहुंच जाती है। ओके, चलिए नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग अ गैस इनटू लिक्विड, ठीक है ना। इनमें से कौन सी सबसे फेवरेबल कंडीशन होगी जिसके द्वारा क्या होगा? कोई गैस जो है वो लिक्विड में आपका कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। आपने क्या बोला था? गैस को हमें क्या करना है? लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ये है प्रश्न, ठीक है ना। गैस के पार्टिकल हैं इस तरह से दूर दूर, और लिक्विड के पार्टिकल क्या है? पास पास है थोड़े, ठीक है। छोटे बड़े बना रखे हैं, ऐसा एज सच कुछ होता नहीं है, वो बन गए हैं, लेकिन इस तरह से गैस के कण दूर दूर स्थित होंगे और लिक्विड के कण पास पास होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं? इनको प्रेशराइज करने पर, दबाव बढ़ाने से इन कणों को पास ला सकते हैं। तो पहली चीज, प्रेशर क्या करेंगे? इंक्रीज करें, ठीक है। दूसरा आप लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर तापमान ज्यादा होता है गैस में, अगर गैस का तापमान कम करेंगे तो रैंडमनेस कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो वो लिक्विड में आ जाएंगे। यानी प्रेशर इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। तो आपके पास ऑप्शंस है हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, लो प्रेशर लो टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। तो आपको पता है हाई प्रेशर हाई करेंगे और टेम्परेचर को लो करेंगे तो गैस हमारा किसमें बदल जाएगी? यहाँ पर द्रव में बदल जाएगी। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, ठीक है ना। गैस को द्रव में बदलने के लिए आपको क्या करना है?
उच्च दाब व निम्न ताप। ठीक है, करना है तो गैस आपकी द्रव में बदल जाए। चलिए, नेक्स्ट है आपका ड्राई आइस इज, शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या होती है? देखो, बर्फ से सिर्फ आइस वाटर वाली बर्फ का ध्यान नहीं रखना है। शुष्क बर्फ होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, और बर्फ सॉलिड है तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी? सॉलिड वाली। तो सॉलिडिफाई CO2, ठीक है ना। तो CO2 इन सॉलिड स्टेट, डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। ठोस CO2। चलिए, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स एट रूम टेम्परेचर। स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स एट रूम टेम्परेचर, सामान्य ताप पर प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल किसमें आपको देखने को मिलेगा? ऑप्शन है आपके पास ऑक्सीजन, वाटर, ब्रोमीन और आयन। तो डी आयन, लोहे में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? गैस। वाटर आपका जल हो गया, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में मिलेगा, आयन ठोस। तो ठोस में अंतरा आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज एट सी लेवल। ठीक है ना। समुद्र तल पर जल का क्वथनांक 0 डिग्री केल्विन, 273 केल्विन, 373 केल्विन और 273 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में आपका 373 केल्विन आ गया। ओके, चलिए। विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो आपको फैक्टर्स लिख के लाने। होमवर्क में क्या लिख लेंगे? फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ठीक है ना, इसको आप लोग पढ़कर आएंगे और पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। आने वाले सेशन में हम अपने नए चैप्टर के साथ आएंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।